साइंस फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अली इमाम खान, मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजना वर्मा और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे तमाम प्रमुख मित्रों, ये बेहद ही अहम दिन है आज का 7 नवंबर। 7 नवंबर एक महान वैज्ञानिक, एक मैरी क्यूरी का जन्मदिन है। वो एक हिस्सा है, लेकिन इसकी खासियत एक बात से और बढ़ जाती है कि आज के दिन को भारत में विज्ञान के एक बड़े नेटवर्क ने, ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क AIPSN ने वोमेन इन साइंस डे के रूप में मनाने का निर्णय किया और मनाया है। पूरे देश भर में एक आयोजन हुआ वोमेन इन साइंस, विभिन्न हिस्सों में कई आयोजन हुए इसको लेकर के। तो एक हिस्सा है कि AIPSN का एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा ये, और साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड, जो झारखंड में विज्ञान गतिविधियों को आगे ले जा रही है, उसने इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर आगे ले जाने का निर्णय किया अपने एक साइंस वेब पोर्टल वैज्ञानिक चेतना के जरिए। एक और खास बात है कि ये आजादी का 75वां वर्ष है, यानी आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, हम 75वें वर्ष में इन कर गए, आजादी इन कर गई। लेकिन एक दायित्व लेकर के भी ये वर्ष आया है। सरकार पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो साइंस फॉर सोसाइटी ने वैज्ञानिक के दृष्टिकोण वर्ष के रूप में इसे मनाने का फैसला किया। 20 अगस्त एक खास दिन रहा है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर पेशे से एक चिकित्सक थे, पूरी तरह समर्पित, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़कर MBBS डॉक्टर थे और समाज में अंधविश्वास मिटाने और जागरूकता फैलाने के मिशन में अपने को लगा दिया। जिंदगी का बड़ा हिस्सा समाज को जगाते रहे, समाज में वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करते रहे, और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। तो एक समझ बनी कि निश्चित तौर से यदि हम समाज से अंधविश्वास, कुरीति, पाखंड और इस तरह की चीजों को रोकना चाहते हैं, उसका खात्मा करना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार के काम को तेज करना पड़ेगा। ये कि दायित्व हम तमाम लोगों का है जो कहीं न कहीं समाज से जुड़े हैं और समाज की चिंता करते हैं। आज के कार्यक्रम का रिश्ता उससे भी है। तो आजादी के इस 75वें वर्ष में जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तब यह दिन खास बनता है कि हम साइंस फॉर ऑल की बात करें। विज्ञान कुछ समूहों तक नहीं, विज्ञान सबके लिए। इससे व्यापकता बढ़ेगी और लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास का काम भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता मैडम डॉक्टर अंजना वर्मा का हार्दिक स्वागत करता हूं, साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से, वैज्ञानिक चेतना वेब पोर्टल की ओर से, और अपनी ओर से भी हम सब निश्चित तौर से इनको सुनेंगे और चीजों को उस तरह से देखने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जन जन तक विज्ञान पहुंचाने के अभियान का एक हिस्सा है। कि हम चाहते हैं कि विज्ञान प्रयोगशालाओं से निकलकर, विज्ञान पुस्तकों से निकलकर आम जन तक पहुंचे, उनमें वैज्ञानिक जागरूकता लाए, तभी एक हम आधुनिक और विकसित समतामूलक भारत की कल्पना कर सकते हैं। आप तमाम मित्रों का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज साइंस फॉर सोसाइटी की जो हमारी बैठक हो रही है, ये हमारे लिए एक विशेष परिचर्चा है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें महिलाओं के लिए एक विशेष सम्मान की ही बात है, जिसका सभी ने ध्यान रखा है। तो इसके लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे काफी गौरवान्वित महसूस मैं कर रही हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में थोड़ा संचालन करने का हल्का सा आप लोगों की कृपा से मौका मिला है। तो इसके लिए मैं
तहे दिल से आप सभी का चंदन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सर। हमारी जो आज की मुख्य वक्ता हैं मैडम डॉक्टर अंजना वर्मा, इनके बारे में ये अपने आप में काफी प्रशंसनीय है। इनका मैं एक संक्षिप्त आपको परिचय या इंट्रोडक्शन कहे तो दे देती हूँ कि डॉक्टर अंजना वर्मा पीजी हेड जूलॉजी विभाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड की हैं। और ये सिर्फ पीजी हेड जूलॉजी विभाग की ही नहीं के पद पर ही नहीं है, बल्कि इनमें ऐसी बहुत सी क्वालिटी है जिसके वजह से ये उसी विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य भी कर रही हैं, जिनमें कि रोग विषयक पोषण एवं आहार विज्ञान संबंधी क्षेत्र में निदेशक और साथ ही इसी विश्वविद्यालय में वुमेन सेल की संयोजिका के पद पर भी कार्यरत हैं। मैडम ने इकोलॉजी ऑफ एडीज एजेप्टी पर भी रिसर्च किया है, जो काफी प्रशंसनीय है। कुल मिलाकर हमारी जो आज की प्रमुख वक्ता है मैडम डॉक्टर अंजना वर्मा, ये एक कंप्लीट वुमेन है, क्योंकि घर और बाहर ये हम सभी जानते हैं कि महिलाएं जितना अच्छा काम बाहर करती हैं, उससे लाख गुना बेटर उनको घर में अपना बेस्ट देना है, क्योंकि परिवार की आधार वही है। तो मैडम भी इसी तरह से घर और बाहर दोनों स्थानों पर सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी कर रही हैं। और बिना कोई समय नष्ट किए अब मैं पुष्पलता कुमारी आज की हमारी इस विशेष परिचर्चा में मैडम डॉक्टर अंजना वर्मा का स्वागत करते हुए हमारे आज के जो विषय है समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और महिला वैज्ञानिक पर प्रकाश डालने हेतु मैडम को आमंत्रित करती हूँ। मैडम डॉक्टर अंजना वर्मा। थैंक यू सर। धन्यवाद पुष्पलता जी। और मैं साइंस फॉर सोसाइटी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के मुख्य वक्ता के रूप में मैं कितना कुछ आप लोगों से अपने विचार शेयर कर सकूंगी, ये तो मुझे ये आप ही जज करेंगे। लेकिन जो विचार मेरे दिल में और दिमाग में आ रहे हैं उनको मैं आपके सामने रखने का कोशिश करती हूँ। तो मैं आज मैडम क्यूरी के जन्म दिवस पर जो ये आयोजन किया गया है, ये एक संकेत समझिए या जो भी कि एक महिला को सम्मानित करने के लिए महिला की वैज्ञानिक विचारधारा को सम्मानित करने की कोशिश की गई है इस मंच की तरफ से, इसलिए मैं मंच का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सामाजिक या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाओं की जो वैज्ञानिक क्षमता समाज के सामने उभर कर आ रही है वह नगण्य है। ऐसा नहीं है, महिलाएं वैज्ञानिक रूप से सशक्त हैं। वैज्ञानिक मतलब ये ना है कि हम सिर्फ एक रिसर्च लैब में आकर ही अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकें। जन्म से ही क्रिएटिविटी ये शायद महिलाओं की संपत्ति रही है। क्रिएटिविटी किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो घर है, बाहर है, समाज है। हम शुरुआत से यदि लेकर चलें तो घर में, पहले हम घर में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि महिलाओं का एक क्षेत्र होता है। आज जब हम अपने 130 करोड़ जनसंख्या की बात करते हैं, जिसमें यदि हम 50% भी 50% भी लेके चलते हैं, तो पहला क्षेत्र महिलाओं का घर होता है। और वहां हम देखते हैं कि महिलाएं रोज एक नई आप यदि ध्यान से देखिएगा, बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, तो एक क्रिएटिविटी घर से ही शुरू होती है। वो चाहे घर को अच्छे ढंग से रखना, वो किस तरह से हम उसको रखें, वो भी एक सोच होती है। और वो सोच जो है यदि वह समाज में उभर कर आए तो समाज को बहुत ही अच्छा रूप देती है। तो वो क्रिएटिविटी घर को अच्छे से रखने में, खाना नए रेसिपी बनाने में, वो भी एक क्षमता है, वो भी एक वैज्ञानिकता है। तो अब हम समाज के रूप में आए तो हम ये समाज के दृष्टिकोण से देखें तो धीरे धीरे ये वैज्ञानिकता जो है उभर कर आ रही है। हालांकि अभी भी महिलाओं में, खासकर महिला वर्ग में, अशिक्षा और अंधविश्वास जड़ पकड़े हुए है। यह अंधविश्वास इतना है कि वो पुरानी परंपरा को चाह कर भी, शिक्षित महिलाएं भी चाह कर नहीं तोड़ सकती हैं। कहती हैं कि वो हमारा रीति रिवाज है और उस रीति रिवाज से उठकर, ये तो हमारी रीति है, ये हमारी संस्कृति है, उससे उठकर हम कैसे कार्य कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि डायन प्रथा है, या फिर देखा जाए तो जितना भी अंधविश्वास, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, उत्तर दक्षिण नहीं सोना, या फिर वास्तु शास्त्र, फेंग शुई, ये सच मानिए तो, या ग्रहण के समय में
खाना नहीं खाना, हर के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक। अब यदि बिल्ली रास्ता काट रही है, बिल्ली रास्ता काट रही है, ये एक अंधविश्वास है। आप यदि बिल्ली रास्ता काट रही है तो हमें नहीं जाना चाहिए, पहले कोई दूसरा आदमी जाए तब जाना चाहिए। यदि हम गुजर करके देखें, आप दूसरे राष्ट्र में देखें तो बिल्ली का रास्ता काटना शुभ माना जाता है। तो यदि उसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें उस पर ध्यान देना ही नहीं है। ग्रहण के समय में लोग कहते हैं खाना नहीं खाएंगे, उसके पीछे वैज्ञानिकता है। सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, उस समय जो सूक्ष्म जीव पनपते हैं, उस जीवों का असर खाने पर ना आए, इसके लिए हम लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं, ना कि ग्रहण के समय में खाना नहीं खाना है, कार्य नहीं करना है, इससे कुछ अशुभ होगा, कुछ असर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उत्तर दक्षिण, अब उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है या बॉडी का जो बायोमैग्नेटिज्म है, इसकी सिमेट्री यदि नहीं बनती है तो कुछ न कुछ हमें बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ता है। बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मींस यदि हम शुरुआत करें कार्डियोवैस्कुलर, हृदय के रोग से या अपने ब्लड प्रेशर वगैरह से, तो ये हम असर करता है। इसलिए एक दृष्टिकोण, हर कारण के पीछे, हर जो अंधविश्वास है या अंधश्रद्धा जिसको कहिए, उसके पीछे हमें कारण ढूंढना चाहिए, तर्क ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जिस दिन हम रीजनिंग देखेंगे, क्यों देखेंगे, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लगेगा कि हाँ, हम समाज में उभर कर आ रहे हैं, और यही हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जैसे सूचना क्रांति और वैज्ञानिक युग में बहुत जादू टोना टोटका और तरह तरह के भ्रम आए हैं, लेकिन और वो हमारे रीति रिवाज जो हमारे हैं, वो तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। यदि हम तार्किक रूप से उसको देखें तो लगेगा कि ये कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन अब जैसे कि बहुत सी महिलाएं कहेंगी कि ये बीमारी है तो इसमें ये ताबीज दीजिए, तो झाड़ फूंक कीजिए, उससे ये सुधर जाएगा। चाहे कुछ महिलाएं यदि रोगग्रस्त हैं तो उनको भूत चढ़ा हुआ है, आप जाकर ओझा गुनी से मिलिए। यह नहीं देखती हैं कि उनके पीछे बीमारियों का कारण क्या है, क्या पैरासाइट्स है, क्या फफूंदी है, क्या बैक्टीरिया है। और यही कारण है कि इसी अंधविश्वास के कारण हजारों लोग, हजारों महिलाएं, और समाज में ऐसी नहीं, महिलाएं नहीं, सब पुरुष भी अपने जान से हाथ धो देते हैं। अब जैसे बलि की प्रथा है, बलि की प्रथा कहाँ से तर्क संगत है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। यदि इस हम लोग जैसे एक माध्यम है, युवा वर्ग को समझाने में, युवा वर्ग को सिखाने में हम लोग आगे रहते हैं, ताकि समाज में चेतना आए, बच्चे समझें। लेकिन यदि बच्चों में वो, हम बच्चों के दिमाग में बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देते हैं और बच्चे उस मार्गदर्शन मार्ग पर चलना भी चाहते हैं, तो समाज के बुजुर्ग भी उसमें बाधा बनते हैं। तो ये चेतना जब तक जन जन तक न पहुंचेगी कि हमें मतलब पशु का बलि देना जरूरी है तभी यह कार्य सिद्ध होगा, या शादी ब्याह में जन्म कुंडली मिलाते हैं, जन्म कुंडली मिलाने के बावजूद भी क्या दुर्घटना नहीं घटती है, क्या तलाक नहीं होते हैं, या कुछ अशुभ नहीं हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक सूचना क्रांति को लेकर यही चलेंगे कि हमें अपनी दृष्टिकोण को बदलना होगा, हर दृष्टिकोण को वैज्ञानिक आधार पर सोचना होगा, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वैज्ञानिकता है। तो खास करके मैं छोटे छोटे बच्चों से आग्रह करूंगी कि कभी उस अंधविश्वास पर विश्वास मत करना, जो कि बुजुर्गों जैसे बहुत बुजुर्ग सलाह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पहले लोग ऐसा कहा करते थे। ठीक है, कहा करते थे, हम उसको मानने से इनकार ना करते हैं, लेकिन उसको हम यदि इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो कभी वह कसौटी पर खड़े नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, और हमारे समाज में महिलाओं को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। महिलाओं को, जो महिलाएं बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं घर के दायरे में बंधी हुई हैं, यह जिम्मेदारी एक युवा चेतना, युवा वर्ग के ही पर निर्भर करती है कि वह इस चेतना को, वैज्ञानिक चेतनता को कैसे सक्रिय करें।
वह कारण बताएं और समझाएं कि एक से एक वैज्ञानिक महिलाएं भी वैज्ञानिक हुई हैं और हमारे समाज में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उसको हम कैसे सामने लाएं? हम आज बच्चों को बताना चाहेंगे कि मैडम क्यूरी के जन्मदिन पर, मैडम क्यूरी के विषय में तो आप लोग सब जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, रसायनवादी और बहुत सिंपल परिवार से आई थी, लेकिन उनकी क्षमता ने उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो हमारे देश में भी बहुत महिलाएं हैं जो कार्यपरायण हुई, जिनकी सोच हमेशा एक वैज्ञानिक दृष्टि से, उन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक रूप से देखा और अपने कार्य में वो उभर कर आई। मैं संक्षिप्त रूप से उनका नाम लूंगी और उनको मैं आज मतलब इस दौर में, इस सदी के दौर में कुछ सामाजिक चुनौतियों को उन्होंने पीछे छोड़ा और विज्ञान का दामन थामा, और ऐसी महिलाएं एक मिसाल हैं, प्रेरणा हैं। मैं नाम लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं लूंगी अन्ना मनी, जिनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1918। कुछ 2 शब्द मैं बताऊंगी जो कि मैंने नेट से देखा है। 8 साल की उम्र में एक बच्ची ने उपहार में कान के हीरे के बूंदे ठुकराकर अपने लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मांग लिया था। अन्ना मनी को 8 साल की उम्र में हीरे का उपहार दिया जाता है, और जनरली होता क्या है, सामान्यतः बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मांगा। क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी कि वह कैसे आगे अपने क्षेत्र में जो जैसे मैं इस संदर्भ में एक चीज और कहना चाहूंगी कि बच्चों को हमेशा एक लक्ष्य अपना निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे जन्म से ही उनमें एक वैज्ञानिकता होती है, एक वैज्ञानिक प्रतिभा होती है। वैज्ञानिकता का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, वैज्ञानिकता का अर्थ है क्रिएटिविटी, खोज, और ये हर बच्चों में ये क्षमता होती है। इस क्षमता को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या प्रतिभा है जो कि हिडन है। तो मार्गदर्शक के रूप में माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, जो उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये अन्ना मनी ने सबसे पहले, मूल रूप से ये भौतिक शास्त्री थी और उन्होंने मौसम वैज्ञानिक थी है। इन्होंने सीवी रमन के साथ मिलकर काम किया और सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा माप के विषय में उन्होंने अनुसंधान का कार्य किया। भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां मॉनसून को भारत का वित्त मंत्री कहा जाता है। वहीं वह मौसम के विषय पर उन्होंने कई शोध पत्र प्रकाशित किए, अनुसंधान किया, जिससे कि देश हमारा आगे बढ़ा है। उसके बाद है जीव वैज्ञानिक कमल रणदिवे को विज्ञान के प्रति लगाव पुणे के विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज में अपने प्रोफेसर पिता से विरासत में मिला था। देश में कैंसर के उपचार की व्यवस्था को शुरू करने में उनका अहम योगदान माना जाता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस विद्यालय से पीएचडी करने के बाद वह भारतीय कैंसर शोध केंद्र से जुड़ गई, जहां पर उन्होंने कोशिका कल्चर का अध्ययन किया। उन्होंने सेल कल्चर पर अध्ययन किया और कैंसर जैसी बीमारी का उन्होंने निदान खोजा। कमल रणदिवे का मूल नाम कमल समर्थ था और उनका योगदान केवल शोध और अनुसंधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की स्थापना की और आने वाली पीढ़ी की महिलाओं में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार कर इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए अभिप्रेरित किया। तो मेरा उनको नमन है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य इस क्षेत्र में दिया और समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। उसके बाद और भी महिलाएं हैं, जो ये हैं जानकी अम्माल, एक उच्च कोटि की बॉटनिस्ट थी, पादप विज्ञानी थी, बॉटनिस्ट थी। उनके साथ उन्होंने कई गन्ने के बीमारियों पर काम किया कि किस तरह की बीमारी उन पर पनपती है, जिससे कि गन्ने की खेती बुरी होती है। 1945 में उन्होंने सीडी डार्लिंगटन के साथ मिलकर द क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्चर्ड प्लांट्स नामक पुस्तक लिखी थी।
तो ये जो है, ये महिलाओं का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि ये हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और हम जब अपने जीवन में आसपास के क्षेत्रों में जब यदि जो भी आसपास के क्षेत्रों में कार्य हो रहा है उसको यदि हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो लगेगा कि यह भी अनुसंधान का विषय है। मैं एक और दे देती हूँ जो भारतीय महिला हैं, कमला सोहानी। ये भी प्रोफेसर सीवी रामन की पहला महिला शोध छात्र थी जिन्होंने उनके अंडर में पीएचडी डिग्री हासिल किया। एक आनंदी गोपाल जोशी, आनंदीबाई जोशी थी, उन्होंने भी वह 14 साल की उम्र में माँ भी बन गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं का दम नहीं तोड़ने दिया। किसी दवाई की कमी के कारण उनके बेटे की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई और उस घटना ने उनकी जीवन शैली को बदल कर रख दिया। फिर डॉक्टर दर्शन रंगनाथन का है। ये बहुत सारी इंडिया की महिला साइंटिस्ट हैं कि हम अपने क्षेत्र में कैसे शोध कर सकते हैं। खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि महिलाएं जब अपनी पढ़ाई शुरू करती हैं, यदि कुछ कार्य करना चाहती हैं, तो उनको वह उचित माध्यम या उचित मंच या उचित जगह नहीं मिल पाता है जहां पर कि वो अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से विकसित कर सकें। जनरली वह आगे पढ़ाई करती हैं, जब पीएचडी करती हैं तब उन्हें समझ में आता है कि शोध किस तरह से किया जाता है। ठीक है, परिस्थितियां ठीक है, उन्होंने कंचन ने जो भी, कंचन ही नाम है ना बेटा, तो उन्होंने जो भी बात उठाई बिल्कुल सही थी। बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन हमारा फर्ज होता है कि हम परिवार में भी समझाएं। मैं 2 मिनट बताना चाहूंगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पीएचडी के बाद ही, पीएचडी करने में भी बहुत सारी असुविधाएं होती हैं और उसके बाद पता लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ उस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं और कितनी दूर तक मैं कार्य कर सकती हूँ। मेरा जो शोध का विषय था वह एडिस, जो कि ये वेक्टर है डेंगू फीवर का, येलो फीवर भी इसको हम कहते हैं। आपको मैं बताऊं कि मैं एडिस मच्छर को पहचानती भी नहीं थी उस समय बिल्कुल, लेकिन खोज तो खोज होता है ना। उसके लिए मैं पहले बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में थी और मैं वहां के मलेरिया अफसर से मैंने कांटेक्ट किया। मलेरिया अफसर ने बताया कि आप पटना जाइए, पटना में वहां पर आपको मलेरिया विभाग में सब कुछ मिलेगा। और पटना में मैं पटना गई तो वहां से पता चला कि आप दिल्ली जाइए। और दिल्ली में उस समय, अभी तो नेशनल कंट्रोल फॉर डिजीज है, लेकिन उस समय NICD था। तो मैं दिल्ली चली। खोज तो खोज ही होता है। और इसमें इस प्रयत्न में मेरे पति ने बहुत साथ दिया ताकि मैं और ऊपर तक जा सकूं। मैं ये भी बता रही हूँ कि इसमें परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। यदि सहयोग ना मिले, खास करके महिलाएं जब उनकी शादी हो जाती है या लड़कियां जब वो अपने माता पिता के घर में रहती हैं, यदि माता पिता की सोच बच्चे को आगे बढ़ाने की है तो निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से वो अपने समाज में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे में क्या क्षमता है। तो मैं यही बता रही थी कि वहां पर मुझे एडिस की वैरायटी, वहां एग्स मिले, उनकी कॉलोनी कैसे बनती है। और तब मैंने बताया कि किस परिस्थितियों में क्या, चूंकि मैंने इकोलॉजी पर किया है, उनके एबायोटिक फैक्टर पर किया है, तो कितना टेम्परेचर पर इनका डेवलपमेंट होता है और क्या क्या कारण है कि जैसे इनका उसी समय इनको बढ़ने को रोक दिया जा सकता है, कैसे कहाँ इनका शुरुआत हुआ था। और वहां पर जो मुझे देखने को मिला वो उसने, उस परिस्थिति ने मेरी सोच को बहुत विकसित किया और मैं अपने कार्य में सफल हो पाई। बाधाएं बहुत आई थी, पारिवारिक बाधाएं बहुत ही आई थी, लेकिन यदि लगन है तो मैं कभी कभी निरुत्साहित भी हो जाती थी कि मुझे अब मैं लगता है काम नहीं कर सकूंगी, लेकिन फिर से एक पारिवारिक प्रेरणा मिलती थी और मैं फिर आगे बढ़ी। और कार्य, ईश्वर का भी कुछ हाथ रहता है कि उसको मैं मूर्त रूप दे सकी। तो मैं अभी बताना चाहूंगी, कंचन का जवाब मैं देना चाहूंगी कि आप सामाजिक बाधाएं, आपकी बाधा क्या है, बहुत क्लियर आप बताइए कि क्या परिस्थिति है, किस तरह से, मतलब अभी एक बच्ची ने पूछा था ना मुझसे क्वेश्चन। हेलो राजेंद्र जी। हाँ मैडम, एक बच्ची ने पूछा था। हाँ, हाँ, तो कुछ समय
कुछ समय के पश्चात हम लोग क्वेश्चन वाला सेशन करेंगे मैम, फिर हम उस बच्ची से टच अप हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये बात मतलब यहाँ पर मैं अपने भाषण पर विराम देना चाहूंगी कि आप अपने कार्य में आज पुष्पलता जी ने मेरा परिचय करवाया कि मैडम सीएनडी विभाग से जुड़ी हुई हैं और विश्वविद्यालय में, ठीक है वो तो रोटेशन में पीजी हेड आता है, तो है जो जिम्मेवारी मिली है मुझे, उस जिम्मेवारी में मैं कहाँ तक सफल हो सकती हूँ, ये दृष्टिकोण भी एक वैज्ञानिकता ही है। और कहाँ तक बच्चों को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, कार्य क्षेत्र में कैसे बच्चे आगे बढ़ें, इसकी संभावनाओं को मैं और भी विकसित कर सकूं। जैसे मैं सीएनडी में गई तो वहां पर मैंने देखा कि उनमें क्रिएटिविटी बहुत है, वो तरह तरह की रेसिपी बनाती हैं और उसके पीछे क्या है, तो वह लो कॉस्ट फूड वैल्यू है, लो कॉस्ट है और फूड वैल्यू क्या है, तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता का मतलब ये नहीं है कि लेबोरेटरी में अपरेटस के साथ प्रयोग कर। आज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इन निर्मूल धारणाओं को अभी तक, एक शिक्षित वर्ग भी उसमें शामिल है और वह सीधा इसको रीति रिवाज से जोड़ता है। तो मैं खासकर एक बच्चों से और युवा वर्ग से आग्रह करना चाहूंगी कि इस वैज्ञानिक चेतना को अपने अंदर शामिल करें और उस चेतना को वह कैसे समाज में ला सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण का नजरिया बदल सकते हैं, इस पर ध्यान दें। उनके मार्गदर्शन में साइंस फॉर सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं या जितने भी लोग हैं उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दृष्टिकोण को वैज्ञानिकता दे सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद अंजना जी, आपने बहुत कम समय में सारी बातों को रखा और निश्चित रूप से जो महिलाओं का जो जीवन है संघर्ष से भरा होता है, और लेकिन एक चीज जैसा कि आपने कहा कि उसके लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब सेल्फ फोकस्ड हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विमेन सेल में भी मैं हूँ और जब मैं उस सेल से जुड़ी तो मैंने बहुत सारी महिलाओं से मैं जब रूबरू हुई तो मैंने देखा कि कितनी क्षमताएं हैं इनमें, जो कि समाज में आगे आने के लिए जरूरी है। तो झारखंड में मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत महिलाएं हैं इसमें। एक जो हम लोग के लिए है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, वो कितनी सहजता से होते हैं और कितने सहजता से वो हम लोग के बीच उपस्थित होते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आपका स्थान सर्वोपरि जाता है कि आप हम लोग के बीच उपस्थित हुई और अपनी बातों को रखा। और अभी जो भी हमारे लगभग 28 आपको छोड़ के 27 पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हैं, सभी लाभान्वित हुए हैं। और कोई भी कार्यक्रम होता है तो जो भी प्रतिभागी हैं सिर्फ उन्हीं पर बातें नहीं जाती हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा कम्युनिकेट होता है, ट्रांसमिट होता है और बातें बहुत दूर तक जाती हैं। इसी के मद्देनजर, इसी को फोकस करते हुए आज का ये कार्यक्रम हुआ। आपको धन्यवाद देते हैं। और यदि कोई हमारे इसमें प्रतिभागी, यदि किन्हीं की कुछ इच्छा है, कुछ अंजना मैम से अपनी जिज्ञासा अगर जाहिर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम लोग कुछ समय इसके लिए ले सकते हैं। बहुत संघर्ष से गुजरती है, तो वो बचपन से जब वो थोड़ी 5-6 साल की होती है उसके उस पे जो बॉदरेशन आता है पढ़ाई से, फिर घर को हैंडल करना। अब उनके ऊपर कोई क्षमता है कि हम दोनों चीज को लेकर अपने घर में, ठीक है, वो करना चाहती है। वैज्ञानिक तौर पे, शिक्षा के तौर पे हम खुद पढ़ाई करके बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, समाज में अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। जो गरीब का है वो बच्चे से नहीं सही से तैयारी कर पा रहे पढ़ाई का, उस पे हम सब अपना निगरानी करना, टेस्ट दिखाना चाहते हैं, तो देखने के कैसे वो आगे बढ़ सके। तो उसमें मैम जैसे बोले कि हम घर का भी काम करना, फिर पढ़ाई भी करना, फिर को भी पढ़ाना, वो सब चीज हैंडल करके उसके बाद भी मैम
पे कोई बात आता हो कि सामाजिक तौर पे मतलब घर से बाहर नहीं आओ, ये वो रुकावट आता हो फैमिली के बीच या कोई भी तो उसी चीज़ में मैम आपने तो बहुत कुछ बहुत अच्छा लगा महिलाओं पे सुन के, जो कि हम लोग भी हो करके अभी से किस प्रकार हम लोग को जी अपना खुद पे भी, बाहर पे भी, समाज पे भी करना चाहिए मैम। ये और कोई बात नहीं, कोई रुकावट आता है तो इसके लिए हम थोड़ा-सा नर्वस आ जाते हो और किसी से दिक्कत नहीं हो बस। कंचन, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम महिला हैं तो सबसे पहले मुझे जीवन में सतर्कता बहुत जरूरी है। बहुत सी बाधाओं को मैंने भी पार किया है, बहुत सी अज्ञानता भी मेरे साथ रही है, लेकिन यस मैम। हाँ, अज्ञानता से मुझे समाज में बाधा हुई है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सामाजिक बाधा को झेला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसका विरोध किया और बहुत कुछ उससे सीखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या जब परिस्थितियां विपरीत हों तो किस हद तक मजबूत होना चाहिए। बहुत जगह मैं चुप हो जाती थी, बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन नहीं, मैं आज की तारीख में तुमको यही कहूंगी कि कुछ सीख अपने बैकग्राउंड से भी लेना चाहिए कि जब परिस्थितियां विपरीत हों तो अपने आप को कभी कमजोर न महसूस करना चाहिए। पहले सबसे पहले अपनी क्षमता, एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि क्या करना है। समाज में यस मैम। समाज के लोगों को शिक्षित बनाना चाहती हूँ, तो हो सकता यस है मैम, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, रोकता हो कि बाहर ना जाओ। जब भाई बाहर जाओ, किसी एक को यस साथ लेकर के जाओ, किसी को साथ लेकर जाओ, अकेले मत जाओ। पापा अपने यस पिताजी मैम, को कहो, वो माता तो को कहो, बड़ी बहन भाई हैं, उनको लेकर बाहर जाओ, लेकिन अपने यस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये बाधा नहीं आएगी तुमको। और जब देखेंगे लोग, परिवार के लोग, कि तुम अपना कार्य देखो, आज कार्य के साथ साथ घटनाओं भी है। यदि तुम लक्ष्य निर्धारित कर लोगे कि हमें ये करना है, तो फिर जैसे अर्जुन की आंख क्या थी, अर्जुन की जो निशाना था वो मछली के आंख पर था, है ना। तो एक निशाना, तुम्हारा लक्ष्य यदि निर्धारित हो, उसके उसकी निगाह द्रौपदी पर नहीं थी, उसकी निगाह सिर्फ मछली की आंख पर थी। तो यदि तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित है तो बाधा तो आएंगी ही। सतर्क रहो। और तुम बच्ची हो, लड़की हो, जब भी बाहर किसी काम से जाना चाहो तो तुम अपने पिता को लेकर जा सकती हो, भाई हो, बहन हो, किसी एक को साथ लेकर जाओ और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ो। आनंद जी, आज की जन परिचर्चा की मुख्य वक्ता डॉक्टर अन्ना वर्मा और झारखंड के बहुत सारे जिलों से जुड़े हुए हमारे विज्ञान संचारक, मैं आप सबों का साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जोहार। विशेष तौर से मैं डॉक्टर अन्ना वर्मा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक खास किस्म की व्यस्तता के बावजूद जब उनसे मैंने बात किया फोन पे, तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और आज हमारे बीच वो हैं और अपना व्याख्यान उन्होंने पेश किया है। हम लोग ये चाह रहे थे कि आज का जो जन संवाद हो वो मुख्य रूप से महिला केंद्रित हो और उसमें भी जो महिला वैज्ञानिक हैं उनके जो अपने जीवन के संघर्ष रहे हैं, उनको जो दिक्कतें आई हैं, उसको किस तरह से उन्होंने संभाला और अपने मिशन को आगे बढ़ाया है और अपनी पहचान बनाया है। अगर ये चर्चा होती है तो साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड से जुड़े हुए बहुत सारी बच्चियां हैं जो चाइल्ड साइंटिस्ट के तौर पर हमसे जुड़ी रही हैं इस संगठन से, और उन्होंने अपने वर्किंग मॉडल या प्रोजेक्ट के साथ जो है सो काम को आगे बढ़ाया है।
तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि वह किस तरह से जो है सो अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। तो जो एक मिशन उनका है कि खुद का भी और दूसरों का भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, और बहुत सारी जो कुरीतियां हमारे यहाँ हैं, सामाजिक तौर पे जो हम देखते हैं जो बुराइयां हैं, तो उस पे काबू पाया जा सके। अन्ना जी ने बहुत सारी बातों को इस संदर्भ में दिया है और ये है बताने की कोशिश किया है कि ये जो समस्याएं हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण है, वह कारण है जो हमारा सामाजिक परिवेश है। और उस सामाजिक परिवेश में जो एक अवैज्ञानिकता है, जो अवैज्ञानिक विचार हैं, जिन्हें लोग मान्यताओं का नाम देते हैं, रस्मों का नाम देते हैं, रिवाज के नाम पर जिसको चलाना चाहते हैं, तो वो चीजें जो है सो इस तरह से हमारी सोच को, हमारी चेतना को, हमारे दृष्टिकोण को और समाज में अपनी भूमिका को निर्धारित करती हैं। क्योंकि विचार के आधार पर ही जो है सो जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, वो गढ़े जाते हैं। और जब उन पे अमल किया जाता है तो फिर दिक्कतें भी आती हैं, और उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए वह भी काम जो है सो उसी प्रक्रिया के दौरान जो है सो हम जान पाते हैं और उससे उबर पाते हैं। तो अन्ना जी ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया अपने वक्तव्य में ये कि साहब जो है हमें अपने जीवन में वैज्ञानिक विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक समझ के साथ साथ एक वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक व्यवहार की जरूरत है, ताकि हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भों में जान सकें, समझ सकें और उसको बेहतर करने के तरीके अपना सकें। तो ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज आज के जनसंवाद का रहा है, और मैं समझता हूं कि इसका एक जो है सो पॉजिटिव जिसको असर करते हैं वह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, उन पर पड़ेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने झारखंड की भी चर्चा किया कि सारी इतने विश्वविद्यालय यहाँ हैं, इतने कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कई जो है सो वैज्ञानिक शोध संस्थान भी इस झारखंड में हैं। उसके बावजूद आज हमारे बीच जो है सो अंधविश्वास अपनी जड़ जमाए हुआ है। डायन के नाम पर हत्याएं भी झारखंड में हो जाती हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि चीजें जिस तौर पे हैं हम उसे उस तौर पर ले लेते हैं, या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि साहब ये तो चलता आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, ये हमारी मान्यता है और इसी पे हमें चलना है। जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, इन पे सवाल उठाने की जरूरत है कि अगर ये है तो क्यों है, ये कितना फायदेमंद है किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए, या कितना हितकारी हो सकता है। तो वैज्ञानिक सोच की जो पहली पहचान होती है वो यही होती है, सवाल करना। जो चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पर सवाल खड़ा करते हैं, और जब सवाल खड़ा करते हैं तो वहां से रास्ते निकलते हैं, हम विश्लेषण कर पाते हैं। एक जिसे कहते हैं कि इंक्विजिटिव एनालिटिकल ब्रेन वहां पर एक विकसित तौर पे सामने आता है, और यहीं से फिर शुरू होती है बात के साहब जो हमारी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो विश्वास है, उनका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन किया जाए। क्योंकि अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, पुनर्मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो हम जो बदलते वक्त के साथ चल नहीं पाएंगे और चीजों को हम सही परिप्रेक्ष्य में समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो दूसरी चीज हो जाती है कि साहब सवाल कीजिए, सवाल करने के बाद उनको समझने के साथ साथ ये जो मान्यताएं हैं उनका
लगातार जो है सो मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन ने दिया, जिसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, उसके बाद जो है सो मैकेनिक्स का एक डेवलप फॉर्म भी आया, और वो जो डेवलप फॉर्म आया जिसे हम लोग जो है सो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या आगे बढ़कर फिर क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत ये है कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है दैट इज नॉट द निगेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, वह उसका एक्सटेंशन भी है और वैलिडेशन भी है। तो जो ज्ञान हमारे पास था और जो मान्यताएं थी, वो मान्यताओं पर काम बंद नहीं हुआ, उसको आगे बढ़ाने का काम होता रहा, और उससे फिर एक ज्यादा विकसित ज्ञान हमारे सामने आता है जो हमें पूरे यूनिवर्स को समझने में ज्यादा मदद करता है। और जब हम इसे अपने समाज पे लागू करते हैं तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है। जैसे बहुत सीधी सी बात यह है कि न्यूटन ने ये कहा कि कोई भी चीज अपनी अवस्था में तब तक रहती है, चाहे वह आपको इनर्शिया ऑफ स्टेट हो या अरेस्ट हो या इनर्शिया ऑफ मोशन हो, जब तक के उस पर बाह्य बल नहीं लगा है। जब इसको समाज के संदर्भ में हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो ये देखते हैं कि जब समाज कहीं पर आके ठहर जाता है अपनी विचारों में, अपनी प्रक्रिया में, अपनी मान्यताओं में, तो वहां पर जो है सो उसे उस जड़ता से निकालने के लिए हमें जो है सो बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और तभी व्यवस्था बदलती है। तो यही चीज जो है सो फिर हमारे जो है सो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है, और चीजों को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। तो पूरा जो फोकस ये था कि साहब जो है सो ये खास कर करके इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था है, और बहुत साफ लफ्जों में कहें तो जो एक पैट्रियार्की है, यानी पुरुष प्रधान समाज जिसे कहते हैं, उसकी कुछ अपनी विशेष मान्यताएं रही हैं, और वो मान्यताएं एक तरह से हमें जड़ता की ओर ले जाती हैं, और इसकी वजह से महिलाओं को हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी हैं और आज भी पड़ रही हैं। लेकिन इस पूरे व्याख्यान की सबसे अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने कहा कि ये परेशानियां रही हैं, उसके बावजूद भी लोगों ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा है, उस मिशन को आगे बढ़ाया है। तो ये एक जो है सो प्रेरणा ये बात देती है, जब हम काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, परेशानियां होंगी, रुकावटें पैदा की जाएंगी, लेकिन उन पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने मिशन को जारी रखें और अपने समान सोच वालों के साथ मिलकर करके उसको आगे बढ़ाएं। तो ये काम बिल्कुल उनसे कहा कि विज्ञान का काम सिर्फ जो है सो प्रयोगशाला में बंद करके प्रयोग करना और नए अनुसंधान के साथ आना, नए आविष्कार से दुनिया को परिचित कराना ही नहीं है। पूरे की पूरी सोच को बदलना भी जो है सो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इस लिहाज से अगर महिलाओं की हम बात करें तो उनके यहाँ जो सृजनशीलता होती है, उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और अगर वो कहीं पर कम नजर आता है तो उस वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाने की जरूरत है। इसी क्रम में उन्होंने जो है तो न केवल मैडम क्यूरी की जो अचीवमेंट रहे हैं, जो समाज में उनका जो योगदान रहा है, उसकी बात किया, बल्कि भारत के कई जो है सो महिला वैज्ञानिकों का भी उन्होंने की चर्चा किया, और किस तरह से उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, कितनी दिक्कतों के बीच भी काम को आगे बढ़ाया, और एक तरह से समाज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसकी भी उन्होंने चर्चा किया है। आप देखेंगे कि भारत जैसे देश में किसी एक विज्ञान के एक क्षेत्र में नहीं, तकरीबन सभी क्षेत्र में आपको महिलाएं मिल जाएंगी, महिला वैज्ञानिक मिल जाएंगी, जिन्होंने वैसे काम किया है जिसको दुनिया ने सराहा है। अब स्पेस साइंस की आप बात करेंगे तो बहुत हाल की मिसाल है, कल्पना चावला का नाम हमारे सामने आ जाता है, और हमारे जो खासकर बच्चियां हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो उनसे प्रेरणा लेती हैं कि किस तरह से बहुत
छोटी सी उम्र में किस तरह उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया और उसी अपने काम के दौरान ही फिर एक हादसे का शिकार भी हुई, मृत्यु भी हो गई, लेकिन वो अपने मिशन को बढ़ाती रही। एक बड़ी चुनौती थी, कड़ी चुनौती थी कि कृषि प्रधान देश में किस तरह से जो है स्पेस साइंस में महारत हासिल करना और फिर उसको जो है सो अमली तौर पर यानी प्रायोगिक तौर पर उसको आजमाना। तो इसी तरह से चाहे वो बॉटनी हो, लाइफ साइंस हो, ओशनोग्राफी हो, न्यूक्लियर साइंस हो, स्पेस साइंस हो, एग्रीकल्चरल साइंस हो, आप अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे जिस क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों ने हमारे देश के बहुत काम किया है। यहाँ तक जिसे माना जाता है, एक आम समझ लोगों की रही है कि जो, और हम लोगों ने देखा भी है कि उसमें बहुत कम गर्ल्स स्टूडेंट आती हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो ऐसा विषय है जिसमें लड़कियां नहीं रहती हैं, लेकिन दुनिया के पैमाने पर भी और भारत में भी महिला गणितज्ञ हैं और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक चीज सबसे ज्यादा करती है कि साहब कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी के लिए खास तौर पर मखसूस की गई है, तय कर दी गई है कि ये पुरुष करेंगे, ये महिला करेंगे। इस तरह का कोई काम का बंटवारा या ज्ञान प्राप्त करने का क्षेत्र नहीं बटा हुआ है। ये एक खास सामाजिक व्यवस्था के तहत हुआ है जिसे तोड़ना भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। तो इस चीज को भी हमें भली भांति समझने की जरूरत है और इस तरह के व्याख्यान की जरूरत है और यही वजह है कि हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पहले से जो है तो इस जन संवाद और जन परिचर्चा के कार्यक्रम को दिया है और विज्ञान के बहुत सारे अलग-अलग विषयों पर इस तरह के जो है तो व्याख्यान माला को आयोजित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें जिस बच्ची कंचन ने जो अपनी बात को शेयर किया वह उसकी पीड़ा है। हमको जो आज के यूथ्स हैं उनके एस्पिरेशंस को भी समझने की जरूरत है कि वो अपने किस पारिवारिक माहौल में, सामाजिक माहौल में कुछ करना चाहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये इस तरह की जो सक्सेस स्टोरी है, जो अन्ना वर्मा की सक्सेस स्टोरी है कि किस तरह से हमने जो है सो रिसर्च में जो चैलेंजेस थे उसको स्वीकार किया, उस काम को पूरा किया। ये जब उनके साथ शेयर किया जाएगा तो वो सही मायने में प्रेरित होंगी और फिर उनको एक जो है सो आत्मबल पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, जो अपने काम को बढ़ा सके। और ये सारी चीजें मिल करके अपनी पूरी टोटलिटी में जिसको कहते हैं कि एकाग्रता में जो है तो वह हमारे जो है सो सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और जब वो सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं और जब हम ये प्रक्रिया को शुरू करते हैं सवालों के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, विवेक और बुद्धि के आधार पर, तो यह हमारे जो है सो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी विकसित करता है, सोचने के तरीके को बदलता है और इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है क्योंकि समाज का निर्माण इसी तरह से होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज की परिचर्चा रही है तो बहुत अच्छी रही है और इसके लिए जो परिचर्चा करता थी, इन्होंने संवाद शुरू किया था, डॉक्टर अन्ना वर्मा को मैं साइंस फॉर सोसाइटी की तरफ से बधाई भी देता हूँ और साथ ही साथ उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ और जितने हमारे प्रतिभागी जुड़े रहे उन्होंने उनके प्रति भी मैं संगठन की ओर से साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड की जानिब से जो है सो आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे जो साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीनस आनंद साहब हैं, इसके जो हमारे एकेडमिक के कोऑर्डिनेटर हैं राजेंद्र जी हैं, इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम को, इस परिचर्चा को चलाने में लगातार जो है सो वो बिल्कुल इस पे सोचना, इसका प्लान करना, फिर डिजाइन करना, फिर इसको जो है सो लोगों के सामने प्रेजेंट करना, लोगों को जोड़ना, तो ये सारा काम जो है हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट जो दे रहे हैं विकास जी हैं, ये सारे लोग एक टीम वर्क के तहत ये काम हो रहा है। हम इस पूरी टीम को और जो इसमें सहभागी रहे उनके प्रति भी आभार मैं व्यक्त करता हूँ और ये कार्यक्रम हमारा आगे भी चलेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप
के इस महत्वपूर्ण विचार के लिए और इस प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपका भी निश्चित रूप से इससे बहुत ही प्रमुख योगदान है। हम